10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली के रेड फोर्ट के पास मौजूद सनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट में एक हुंडई i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किला के पास यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली रोड पर जाती है। 6:52 ये बहुत धीरे धीरे चलकर रेड लाइट के पास आकर रुक जाती है। यह वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नज़दीक थी और कुछ ही सेकेंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका इतना बड़ा था कि इससे आसपास की कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा में आग लग जाती है। पास ही मौजूद स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है। मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। यह गाड़ियां इस धमाके के पास जो थी उनका मलबा लगभग 150 मीटर दूर तक जाकर गिरता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि कैमरे में जो कुछ दिख रहा था वो सब कुछ हिल गया था। मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है कि इतनी तेज़ आवाज़ उन्होंने पहले जीवन में कभी नहीं सुनी। बहुत भयंकर धमाका हुआ था, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज़ करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई पड़ी थी। इसके कुछ ही देर बाद लगभग 7 बजे तक पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस वहाँ पहुँचने लगते हैं। चांदनी चौक के लोकल लोग वहाँ मौजूद विक्टिम की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुँचने से पहले ही बहुत सारे विक्टिम्स को ई रिक्शा के जरिए अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है और अभी तक इनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने के जस्ट बाद बॉम्ब डिस्पोजर स्क्वाड, फॉरेंसिक की टीम और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSC सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सारी एजेंसी साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। भारत सरकार का ऑफिशियल बयान भी आया है जिसके तहत उन्होंने बोला है कि ये जो अटैक था ये बिल्कुल टेररिस्ट अटैक ही था। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था और फिर उनकी तरफ से एक बयान आता है कि हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। और जिसके बाद ये बताया गया है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। सोर्स के अनुसार यह पता चला है कि यह गाड़ी अभी फ़िलहाल पुलवामा में रहने वाले किसी तारीख के नाम पर है। के बाद से मुंबई समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले UAPA के तहत FIR दर्ज कर दी है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों से संबंधित केसों में होता है। पूरा इंसिडेंट फरीदाबाद में हुई एक घटना से ही लिंक्ड है। दरअसल बात है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप यह है कि यह डॉक्टर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े अंसर गजवातुल हिंद यानी HGH के लिए काम कर रहे थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और वहाँ के लोकल्स को भी धमकी दी गई थी कि अगर वो पुलिस या आर्मी की मदद करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजीगुंड के डॉक्टर आदिल मजीर रादर का नाम आया था, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर तक यह अनंतनाग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था। जब पुलिस ने इस मेडिकल कॉलेज में आदिल का लॉकर चेक किया तो उन्हें वहां से एक AK-47 मिली। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई तक पहुंची, जो अभी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में पढ़ाने का काम करता था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें जितने डॉक्टर टेररिस्ट लिंक्ड हैं वो सारे अल-फलाह हॉस्पिटल से हैं, जो फरीदाबाद में है, हरियाणा में। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ 40% डॉक्टर कश्मीर से हैं। अल-फलाह हॉस्पिटल लगभग कश्मीर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। इसमें सोचने की बात यह है कि क्या यह यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का गढ़ है, क्योंकि 6 से ज़्यादा डॉक्टर्स यहीं से पकड़े गए। इन डॉक्टर्स की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोसिव उन लोगों ने कैसे फरीदाबाद में जमा किया। यहाँ पर पाकिस्तान का भी एंगल आता है, क्योंकि बिना किसी फॉरेन कंट्री के सहयोग से कोई भी 3000 किलो तक का RDX किसी भी जगह पे जमा नहीं कर सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इसमें जितने भी दोषी हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उनको जस्टिस तक लाया जाएगा। अब अगर इसमें पाकिस्तान का एंगल आता है तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर
2.0 की शुरुआत होगी। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर इसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और अगर पाकिस्तान या कोई ऐसे देश इसमें संलिप्त हैं, जैसे टर्की का भी नाम आ रहा है बहुत बार, तो अगर ऐसे कोई देश संलिप्त हैं तो उनको भी ज़रूर जस्टिस के अंदर लाया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, भारत का रिएक्शन क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगेन, जो विक्टिम्स हैं इस अटैक के, उनके लिए हमारी तरफ से ओम शांति। हमारा भी दिल उनकी फैमिलीज़ के लिए पूरी तरह से टूटता है। एंड मैं होप करता हूँ कि इस एक एक खून के कतरे का हम 10 गुना या 1000 गुना बदला लेंगे। बाकी मैं आपसे सबसे अगले एपिसोड में मिलूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें।